हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 सेट। देखिए, पिछली वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.1 क्लियर कर ली थी। सातों सवाल पढ़ लिए थे हमने 3 वीडियो के अंदर। अब हमें एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें। वार्षिक परीक्षा 2025 में आप मैथ और साइंस में अच्छे अंकों से पास हों। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट आपके सामने। देखिए, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n जो 4 की घात n लगा हुआ है ना, ये n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यानी प्राकृत संख्या हमारी 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक। तो n का मान इन्हीं में से ही है हमारा। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी जो प्राकृत संख्या है उनमें ऐसी कोई संख्या विद्यमान है क्या जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी 4 की घात n का मान जब अपन निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 0 आता है या नहीं आता है। तो इसकी हमको जांच करनी है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन है हम कर चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ऐसा ही ये है, वही काम हमको यहाँ पे करना है जो अपन ने क्वेश्चन 5 में किया था कि 4 की घात n को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर 4 की घात n, माना x बराबर 4 की घात n। इतना मानने के बाद इसको हमें समीकरण 1 दे देंगे। अब हम समीकरण 1 में n की जगह पर प्राकृत संख्याओं को रखेंगे, और प्राकृत संख्या हमारी 1 से चालू होती है तो हम 1 से ही रखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रखते हैं हम n की जगह पर 1 रखेंगे सबसे पहले। अतः समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर क्या रखना है हमको? n की जगह पर 1 रखना है। तो देखिए, समीकरण 1 पर पहुंच जाइए तो x बराबर लिखिए 4 लिख लेंगे। 4 की घात n है तो n की जगह पर हमको n का मान लिख लेना है 1। अब 4 की घात 1 पढ़ेंगे इसको। अब 4 की घात 1 का मान क्या होगा? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही होगा। तो x बराबर आया अपन का 4। अब n बराबर 2 रख देंगे हम समीकरण 1 में। पुनः रख दीजिए। पुनः समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो देखिए n बराबर 2 रख देते हैं तो x लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। 4 की घात n है तो n की जगह पर n का मान लिखना है हमको 2। अब 4 की घात 2 का मान निकालना होगा। 4 की घात 2 है तो 4 का गुणा हमको 2 बार ही करना है। 4 गुणा 4 करने पर क्या आएगा? 16 आएगा। तो 4 की घात 2 का मान आया 16। तो x बराबर आया हमारा 16। यहां पर देखिए, जब हमने n बराबर 1 रखा था समीकरण 1 में तो x बराबर 4 आया, तो यानी इकाई अंक 4 आया। पुनः हमने समीकरण 1 में n बराबर 2 रखा तो इकाई अंक हमारा 6 आया, यानी 4 घात 2 का मान 16 आया था। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 6। यहाँ पर इकाई अंक 4 और यहाँ पर इकाई अंक 6। और रख के देखिए मान, पुनः रख देंगे हमें समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में क्या रखना है? 2 रख दिया तो n बराबर 3 रख देंगे। n बराबर 3 रखने पर तो रख दीजिए भैया।
तो देखिए x से लिख लेंगे, हमें बराबर लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। 4 की घात n है तो n की जगह पर हमको n का मान लिखना है 3। अब 4 की घात 3 का मान निकालना है। 4 का गुणा हमको 3 बार कर लेना है। 4 गुणा 4 गुणा 4 करना है। तो देखिए 4 गुणा 4 करने पर 16 आएगा। 16 गुणा हम 4 कर लेंगे तो 16 चौका 64 आएगा। क्या आएगा? 64 आएगा। तो 4 की घात 3 का मान क्या आया? 64। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है? 4। यहाँ पर 4 आया था, 1 रखने पर, 2 रखने पर इकाई अंक 6 आया था, 3 रखने पर इकाई अंक 4 आ रहा है। चलो और रख लीजिए एक मान पुनः समीकरण, ताकि हमको कंफर्म हो जाएगा। एक और रख लेंगे तो समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो देखिए इधर कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। तो n बराबर क्या रखना है? क्या रखना है हमको? समीकरण 1 में 4 रखना है। तो समीकरण 1 पर चलिए तो x बराबर लिख लेंगे हम। x बराबर 4 की घात n है, n की जगह पर n का मान लिखना है 4। अब हमको 4 की घात 4 का मान निकाल लेना है। तो देखिए यहां पर निकाल रहा हूं मैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 बार करना है। 4 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 16 गुणा 4 कर लो, ये 4 करना है तो 16 चौका 64 आएगा। 64 गुणा 4 कर लो, 4 चौका 16 और 4 छे की 24 यानी 25, 256 आ रहा है। कितना आ रहा है? 256। अब देखिए इन 4 मानों से ही हमको कंफर्म हो जाएगा क्या 4 की घात n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं किसी प्राकृत संख्या n के लिए। देखिए जब हमने समीकरण 1 में n बराबर 1 रखा था तो इकाई अंक क्या आया था? 4। जब हमने समीकरण 1 में n बराबर 2 रखा था तो इकाई अंक क्या आया था? 6। फिर हमने पुनः समीकरण 1 में n बराबर 3 रखा तब इकाई अंक 4 आया था, और पुनः समीकरण 1 में n बराबर 4 रखा तो इकाई अंक क्या आया था? 6। कुछ आया समझ में? नहीं आया तो देखिए मैं बताता हूं। 1 रखने पर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। अगर हम 5 रखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। 6 रखेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक। 4 6 4 6 4 6 बार बार ये आता रहेगा। कितना भी मान रख लीजिए आप प्राकृत संख्याओं में से 4 6 4 6 4 6 रिपीट होता रहेगा। ऐसी कोई प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जिसे के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोनों क्वेश्चनों को मैंने एक ही तरीके से कराया है ताकि दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। तो अब हमको यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिख लेनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या, ऐसी कोई प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सके। 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सके, समाप्त हो सके। आ गया होगा समझ में? ठीक है ना? तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सके। बस इसकी हमने जांच कर ली। बस इतना ही करना है। दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मोटी वाली एक फेयर कॉपी मंगा लेना, उसमें एग्जाम्पल सहित सभी क्वेश्चन आपके लिखे होने चाहिए और उनका आप रिवीजन करते रहना। ठीक है ना? गणित में ऐसा कोई भी, गणित और विज्ञान में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए कि आपसे नहीं आता हो।
तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमसे 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम यानी में से और ले से पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो हमसे अच्छी तरीके से आती है। तो देखिए फटाफट हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए जितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने होते हैं। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए एचसीएफ, क्योंकि हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। यहाँ पर हमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं और अभाज्य संख्याएं हमारी 2 से चालू होती हैं। कहां से चालू होती हैं? 2 से चालू होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन्हीं संख्याओं का हम भाग देंगे। आगे तक अनंत तक कितना भी बढ़ा लो। अब देखिए 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया। 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। 3 हमारी अभाज्य संख्या। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3। अब हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 20 का इकाई अंक क्या है? 0। तो ये यहाँ पे तो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं और बड़ी संख्या आ जाए तो उनको अभाज्य गुणनखंड करने में आपको आपके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यह जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी पीछे की वीडियो को देख लें। उसमें मैंने भाज्य अभाज्य सम विषम भाज्यता के नियम ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो उस वीडियो से आप ये ज्ञान अर्जित कर लें तो हमको पता कैसे चलता है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। तो वो हमको भाज्यता के नियम याद करने हैं, वहां से कर लेना। जाता तो हम 2 का 3 का 5 का और 7 का और 11 का यही याद कर लेना अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। 20 का इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा 10 बार। 10 का इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा 5 बार। 5 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 में केवल 5 का ही जाएगा 1 बार। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं जो सभी के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद हो। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद होनी चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 2 का जोड़ा बन गया है। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 2 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो एक ही जोड़ा बना है आपका, किसका? 2 का। तो नीचे हम एचसीएफ लिख देंगे। जितने जोड़ा बनते हैं उन्हें संख्याओं के गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर जो आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। परंतु यहाँ पर तो एक ही संख्या का जोड़ा बना है 2 का, तो हमारा एचसीएफ 2 होगा। ठीक है ना? एचसीएफ क्या होगा? 2। अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो वहां पर एचसीएफ हमको 0 नहीं लिखना, वहां पर हमको एचसीएफ 1 लिखना है। ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखें। अब हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी संख्याओं के आप एलसीएम यानी ले से निकाल रहे हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने होते हैं। तो देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 20 में जाएगा 10 बार। अब 2 का भाग किसी संख्या में जा रहा है? जा रहा है 10 में, तो 2 का भाग देंगे। जिसमें नहीं जाएगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 3 ज्यों का त्यों। 2 का भाग 10 में 5 बार जा रहा है। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है तो 2 से आगे बढ़िए। 2 से अगली अभाज्य संख्या 3। 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 3 में जा रहा है 1 बार, 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, 3 से अगली अभाज्य संख्या लेंगे। क्या है? 5। 5 का भाग देंगे 1 1। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनका ही हमको गुणा करना है। गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इन सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा करने हैं।
तो गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 3 करो, 5 3 15, 15 गुणा 2 करो, 15 दूना 30 और 30 गुणा 2 करो, 30 दूना 60। तो LCM कितना आया भैया? 60 आया। और HCF कितना आया? 2 आया। तो ये अपन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका एग्जाम्पल 2 था। तो 2 एग्जाम्पल अपन का कंप्लीट, सरल है, सभी की समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमको HCF निकालना है और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है भैया? फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी इनका LCM जो निकालना है वो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकालना है, वो एक सूत्र से निकलवा रहा है। कह रहा है ना वो, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकलवाता तो यहीं पर लिख देता ना कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM नहीं निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल हमको HCF निकालना है। LCM हमको सूत्र के जरिए निकालना है। दो पूर्णांकों का गुणनफल यानी A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, उसका प्रयोग करके ही निकालना है। तो देखिए हम HCF निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। तो देखिए HCF निकालने के लिए 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 का इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 48 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 48 बार। 48 का इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 का इकाई अंक 4 आ चुका है, 2 का भाग जाएगा 12 बार। 12 का इकाई अंक 2 है और वैसे भी छोटी संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, अंदाज लगा सकते हैं। 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देना है 3 में 1 बार। 96 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए एक 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 404 में इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा 202 बार। अलग से दे लेना अगर यहाँ पर डायरेक्ट भाग नहीं लगे तो, और भाग देने पर जो आए उसको यहाँ पर लिख दिया करो। अब 202 का इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 101 बार जाएगा। 101 आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें केवल 101 का ही भाग जाएगा। कितनी बार? 1 बार। अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए हमने, अब जोड़ा बनाने हैं। तो भैया देखिए 2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो 1 2 का जोड़ा बन गया। दूसरा 2 यहाँ पर है तो दूसरा 2 का भी जोड़ा बन गया। अब 2 2 के और 3 यहाँ पे है, परंतु 2 2 के यहाँ पे नहीं है और 3 भी नहीं है। 101 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, अब जोड़ा नहीं बनेगा। तो जिन जिन संख्याओं के जोड़ा बने हैं उनका गुणा करना है। गुणा करने पर जो आएगा वही आपका HCF होगा। तो हम लिख लेंगे HCF बराबर, तो देखिए ऐसे 2 का जोड़ा बन गया तो लिख लो 2, गुणा का चिन्ह लगाइए, नीचे वाले 2 का जोड़ा बन गया तो इसको भी लिख लो। और बनाए क्या? नहीं। अब इनका ही हमको गुणा करना है। 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। HCF आपका आ चुका है 4, आ गया होगा समझ में। अब हमने HCF निकाल लिया, अब हमको LCM निकालना है। वो कह रहा है फिर इनका LCM निकालिए। तो देखिए अब हमको एक सूत्र लगा देना है जो हमें याद कर चुके हैं। याद नहीं किया है तो कर लेना भैया, लापरवाही नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। जो याद करना है, पीछे के लिए नहीं छोड़ना हमको। तो देखिए A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है ना। A और B आपके पूर्णांक है, जो
आपको दे रखे हैं, ये केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो ए और बी का मान लिखो 96 और 404 में से किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। तो ए की जगह पर चलिए हम 96 लिख देते हैं, इंटू बी की जगह पर 404 लिख देते हैं, बराबर में एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ लिख देते हैं 4, इंटू में एलसीएम, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 गुना में है, इसको इधर भेज दीजिए, बटे में आ जाएगा। तो कर दीजिए भैया 96 गुना 404 बटे में क्या आएगा 4, और बराबर में क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो देखिए 4 को भाग हम 404 में दे देते हैं, 101 बार जाएगा। तो 96 गुना 101 करने पर 96 आएगा। कितना आएगा 96 यानी 9696, और यही आपका एलसीएम है, ठीक है ना। हमको ऐसे ही करना है, एलसीएम निकालने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है, हमको सूत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसलिए उसने साफ लिख दिया है एन में, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ गया होगा समझ में, सरल है। अगर किसी की समझ में नहीं आता है भैया तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, क्लियर हो जाएगा। आगे तब बढ़ना है आपको, तब आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। यानी हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वार्षिक एग्जाम 2025 तक गणित और साइंस में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हमसे नहीं आता हो। हमको 100 में से 100 ही मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट लेकर के चलना है आपको। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम एक एग्जाम्पल और रह गया है इस प्रश्नावली का 1.1 का, उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल 4 आपके सामने देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को भी पढ़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 4 कर लेते हैं, सरल है, सबसे आता होगा क्योंकि हमने प्रश्नावली कर ली है ना, इसलिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितना सरल एग्जाम्पल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है इन तीनों संख्याओं का। तो देखिए सभी से आता होगा, तो देख कर लेते हैं फटाफट एचसीएफ, यानी तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 72 का इकाई अंक 2 है, इसलिए 2 का भाग जाएगा 36 बार, 36 का इकाई अंक 6 है, तो 2 का भाग जाएगा 18 बार, 18 का इकाई अंक 8 है, तो इसलिए 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 का इकाई अंक 9, यानी 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 120 का इकाई अंक क्या है 0, 2 का भाग जाएगा 60 बार, 60 का इकाई अंक 0, 2 का भाग जाएगा 30 बार, 30 का इकाई अंक 0, 2 का भाग जाएगा 15 बार, 15 का इकाई अंक 5 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में केवल 5 का ही जाएगा 1 बार। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं हमने। अब हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जो तीनों में मौजूद हो, यानी उसी संख्या का जोड़ा बनाना है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 का जोड़ा बन गया भैया। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों जगह मौजूद है 3, तो 3 का भी जोड़ा बन गया। अब किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। अब जितनी संख्याओं के जोड़ा बने हैं उनका गुणा करना है, वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो नीचे लिख देंगे HCF बराबर 2 का जोड़ा बना, 2 लिख लो, गुणा कर लो,
3 का जोड़ा बना, 3 लिख लो। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6। तो एचसीएफ कितना निकल के आया? 6 आया। अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम हेडिंग डाल देंगे एलसीएम बराबर, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं, तो कर देते हैं। देखिए 6 का, 72 का और 120 तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमको। 2 का भाग जा रहा है, तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे हमें। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 72 में जाएगा 36 बार, 120 में जाएगा 2 का भाग 60 बार। 2 का भाग और जा रहा है, किसी में जा रहा है भैया, तो दीजिए। 36 में जा रहा है, 60 में दीजिए, तो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 2 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार? 18 बार। 2 का भाग 60 में जाएगा 30 बार। और जा रहा है क्या? 2 का जा रहा है, किसमें? 18 में भी जा रहा है और 30 में भी जा रहा है, तो देते हैं। 2 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा। अब 2 का भाग तीनों में से किसी एक भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या 3, तो 3 का तो जा रहा है, 3 का देंगे। 3 का भाग 3 में नहीं, 1 बार जाएगा। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। फिर जा रहा है 3 का, जी जा रहा है 3 में, दीजिए। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो ज्यों का त्यों लिख लिया 5। अब 3 का भी नहीं जा रहा, किसी में 5 का जाएगा, 5 का देंगे, तो 1 1 इनकी जगह पर 1 1 आ चुका है। 5 का भाग 5 में देंगे 1, सबकी जगह पर 1 1 आ जाना चाहिए। बस हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हमको इन्हीं अभाज्य संख्याओं का क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए सबको गुणा के स्टेप में जमा दो। 2 3 बार है तो लिख लो 3 बार, 2 गुणा 2। अब गुणा 3 2 बार है तो 3 को लिख लेंगे हम 2 बार। इंटो में 5 1 बार है तो 5 लिख लेंगे। अब इनका हमको क्या करना है भैया? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो देखिए 5 गुणा 3 करेंगे, 5 दिया 15। अब 15 गुणा 3 करेंगे, 15 थी 45, और 45 गुणा 2 करेंगे, 45 2 90, 90 गुणा 2 करेंगे तो 180, 180 गुणा 2 करेंगे तो 360। तो भैया एलसीएम आया इसका कितना? 360। मुझको उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल सभी करा दिए मैंने, एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन करा दिए। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 1.1 प्रश्नावली में एग्जाम्पल सहित, ठीक है ना। तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। रिवीजन करते रहना भैया, सभी क्वेश्चनों को एक मोटी फेयर कॉपी में लिखते जाना, एग्जाम्पलों को भी और क्वेश्चनों को भी, क्योंकि रिवीजन करने के लिए काम आएगा। अब हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइए। आप इतना सा तो काम कर सकते हैं ना लाइक करने का। मैं आपको फ्री में सेवा दे रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो भैया। सब्सक्राइब्स कम हैं, इसलिए आप सब्सक्राइबर्स बढ़वा सकते हैं। आज हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अगर आपका साथ मिलेगा मेरे को तो भैया आपके जरिए मैं एक डिजिटल बोर्ड भी ला सकता हूं। इसलिए भैया आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को कोई समस्या आती है मेरे को, यानी मेरे द्वारा क्वेश्चन कराने के बाद भी किसी को समस्या आती है, तो भैया कमेंट कर दिया करो कि किस क्वेश्चन में आपको समस्या है, किस एग्जाम्पल में समस्या है, क्या समस्या है, ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।